Right. So we are recording here for Pratyaksha. Pratyaksha, beta, if you're watching this recording properly, let me tell you that your percentage of attendance is very, very low, and this is really alarming for your grades. ऐसा marks अच्छे नहीं आएंगे definitely, that is for sure. Please maintain a good attendance. अभी के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। हम टिश्यूज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टिश्यूज चैप्टर में सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर टिश्यूज, क्या होंगे टिश्यूज। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज में कुछ भी, जस्ट टू चेक योर आईक्यू। ग्रुप कितना में पता है आपको टिश्यूज के बारे में? हम बहुत सारे जब सेल्स एक ग्रुप को टिश्यू रहते हैं। जब एक जैसे सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें टिश्यूज कहते हैं। यस मैम। तो वो सेल्स कभी डिफरेंट टाइप के नहीं हो सकते, मतलब मैम हो सकते हैं। किस केस में अलग हो सकता है? कब हम अलग अलग सेल्स के ग्रुप को टिश्यूज कहेंगे, एक टिश्यू कहेंगे? कोई आइडिया? ऐसे ये चेक कर रही हूँ कि कितनी क्लैरिटी है। बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है सानवी अभी। अभी सिर्फ ये अभी ग्रुप सिर्फ ऑफ ये देख रहे हैं कि अभी पहले से कितना पता है। बताओ। a group of cell which is used to perform a specific task. एक थोड़े टेप है। हाँ राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, लेकिन दे आर नॉट सेम ऑलवेज। तो सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, व्हेन दे club together to perform a specific function, then together they are called as a tissue. तो से जैसे आप लोगों ने वो हरारे समझा है कि एक ब्रिक जो है दैट इज वन सेल। तो आपने ब्रिक 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 का रो बनाया, उसे आपने एक टिश्यू कहा। आपने उसी के ऊपर और टिश्यू के अलग अलग लेयर्स क्रिएट किया, तो वो पूरा एक वॉल बन गया। आपने ऐसे ही वॉल्स का रिपीटेशन किया तो कंपार्टमेंट्स बने जिन्हें आपने रूम्स कहा। आपने रूम्स का कलेक्शन किया तो वो एक हाउस बना। आपने हाउस का कलेक्शन किया तो वो एक अपार्टमेंट बना। एंड ऑन अ वाइडर व्यू वो एक सोसाइटी बनी। राइट? यस। या तो बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स के साथ भी होता है। जो वो ब्रिक है दैट इज सिमिलर टू द सेल। तो जो एक ब्रिक है, एक सेल है, उसके सेल 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 के कॉम्बिनेशन में जब वो सेम ओरिजिन के हो जाते हैं, सेम डिजाइन के हो जाते हैं, दे क्लब टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर कॉल्ड टिश्यूज। अब ये जो टिश्यूज हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं देन दे फॉर्म ऑर्गन्स। देन ऑर्गन्स जब काफी सारे ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए आपकी बॉडी में, देन दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे आपका लिवर, आपका स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दे आर ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स, बट दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन टुगेदर, so then they are called as an organ system. Together a lot many organ systems inside me making me one organism, और मेरे जैसे कई और ऑर्गेनिज्म मेकिंग अप स्पीशीज, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज टुगेदर इज पॉपुलेशन। सो दैट इज द हायरार्की इन लिविंग थिंग्स। सो टू समराइज दिस, हम ये कह सकते हैं जब सिमिलर ओरिजिन के सेल्स होंगे और वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे होंगे साथ में मिलके, तो हम उनसे एक टिश्यू कह सकते हैं। व्हाई एम आई इंसिस्टिंग ऑन सिमिलर ओरिजिन है? जैसे कि हम बात करें कंडक्टिंग टिश्यूज की, जिसके हम वस्कुलर बंडल्स कहते हैं प्लांट्स के अंदर। क्या जाइलम और फ्लोएम सेम है? नो मैम। दे आर वेरी डिफरेंट। Xylem or phloem, they are two different kinds of cells which together make up a vascular bundle or a conducting tissue. तो जो कंडक्टिंग टिश्यू है, मतलब जो टिश्यू है, वो जरूरी नहीं है एक ही जैसे सेल से बना हो। वो सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन, क्योंकि इनका ओरिजिन तो सेम है, तो सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन को जब एक साथ मिलाकर एक कंडक्शन का काम कर रहे हैं प्लांट में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? व्हाई एम आई इंसिस्टिंग ऑन की सेम सेल नहीं लिखना है, सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन लिखना है। राइट? यस। ओके, चलें अभी देखें यहाँ पर। यस मैम।
Okay, so we are reading from here. So, though the multicellular organisms are made up of trillions of cells, but each and every cell performs specific function. There are specific functions each and every cell is performing. A group of cells that are similar in structure, they should be similar in structure, and which perform a specific function are described as a tissue. Understood everyone or not? Clear? Okay. Next, owing to this, a specific function is performed by the group of cells at a particular site in the organism's body. Hence, different functions are performed by different groups of cells in an organism. And this is called division of labor. So, like there is a collection of A, B, and C together, E, F, and G together, X, Y, Z together, A, B, C performing a different task, C, D, E performing another, and X, Y, Z performing a different one. So, they are given different tasks to take care of. That is why we can call as it is ensuring division of labor inside an organism. सबको काम बट गया ना. So it's like abhi you cannot deny the responsibility, this is assigned to you, so you have to take care of it. So that is how division of labor is happening within the organisms. Understood everyone or not? Okay. Now moving ahead, division of labor in organisms enables a smooth and efficient functioning in the body for survival, for better survival, and also different functions can be performed at the same time. अगर हमें अलग अलग पार्टीज को अलग अलग काम हमने असाइन कर दिया, तो ऐसा है ना कि सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने काम कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम कितने सारे काम हो रहे हैं एक साथ. अगर एक ही सेल को सारे काम करने हो, उसको रिस्पायर भी करना हो, उसको डाइजेस्ट भी करना हो, उसको वॉक भी करना हो, तो वो वन आफ्टर अदर ही कर पाएगा ना काम. एक साथ तो सारे काम नहीं कर पाएगा ना. लेकिन अगर आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया किसी सेल में, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एट अ टाइम बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, क्योंकि हर एक अलग पार्टी एक अलग काम कर रही है, राइट. और इससे बेटर सर्वाइवल भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट वर्किंग आ रही है. सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे हैं, तो ज्यादा एफिशिएंट हैंडलिंग की वजह से जो है वो सर्वाइवल भी बेटर हो जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इन ह्यूमन बॉडी सेवरल प्रोसेसेस अकर सच एज डाइजेशन. फॉर डाइजेशन ऑल द ऑर्गन्स नीड टू वर्क टुगेदर. Chewing is done in the mouth, pushing the food into the stomach is done by the gullet, means the esophagus, and so on. तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं, and everything is getting performed at the same time. मतलब आप इधर से च्यू कर रहे हो, उधर से इसोफेगस पिछला बाइट को नीचे थ्रो कर रहा है, राइट और नॉट. अगर एक ही को सारे काम करने होते फिर तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर एट द सेम टाइम सारे काम नहीं कर सकते थे. सो इट इज हेल्पिंग मेकिंग आवर सिस्टम्स मोर एफिशिएंट. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? ठीक है. अब ये जो फन फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं ना, दिस यू नीड टू रीड ऑन योर ओन ऑन एंड शेयर विद मी कि ये क्या इंटरेस्टिंग बात बता रहा है. A tissue is a group of cells having similar structure to perform a specific function. तो अब हम conclude कर सकते हैं कि cells of similar structure जो specific function perform करें, ये दो keywords हैं. If you are missing these keywords in your answer sheet, तो फिर आपको marks नहीं मिलेंगे tissues की definition में. All the cells must have common origin. उनका origin एक ही होना चाहिए, इसीलिए of similar structure होंगे वो. In human beings, nervous tissue is that is present in brain, spinal cord, nerves, and have nerve cells or neurons having same basic structure and function. तो यहाँ पर जो सब neurons है ना सबके अंदर, they are all the same. तो similar structure और function के ही हैं neurons. Both plants and animals possess tissues, but these are different from each other. The study of tissue is called histology. Quickly write it in your notebooks. What is histology? Study of tissues. तो अभी आप हिस्टोलॉजी की एक छोटी सी इंट्रो लेने वाले हो इस चैप्टर में.
लिख लिया बच्चे सबने? चले आगे, बताया हाँ, करो बेटा जब लिख थोड़ा लो सा तो। रहता है, हाँ, रहता है थोड़ा सा। जल्दी कंप्लीट करो। I'm done. I'm done. ओके, राइट। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही हायरार्की जो मैंने अभी आपको बताई। सेल्स जो लीस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, टुगेदर दे मेक टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और उससे बने ऑर्गेनिज्म विच आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर हायरार्की। इसे इसी फ्लो डायग्राम में जल्दी से ड्रॉ करो। फ्रॉम सेल्स टुगेदर दे मेक टिश्यूज, टिश्यूज टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन्स, organs together make organ systems, and organs systems performing life processes together are called organisms. Ma'am, बच्चे बोलो what is बेटा। this word? hierarchy, hierarchy है, rarchy। Okay, ma'am. डन बच्चे, चले आगे। अब हमें एक बेसिक फंक्शन पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में। फंक्शन उसमें डिफरेंस क्या है इनमें, क्योंकि प्लांट स्टेशनरी हैं, दे आर नॉट मोबाइल, दे डोंट मूव इनफ, they need less energy, so less living tissues are present. So a plant is majorly made up of dead or permanent tissues. जो bark होती है ट्री की, वो रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है उसका, दैट्स अ परमानेंट टिश्यू, वो उस साइज को अटेन होकर रुक गया है। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ डेड टिश्यू, राइट। तो प्लांट में क्योंकि बहुत ज्यादा आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, इसीलिए लेस ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसीलिए मोर ऑफ द प्लांट पार्ट इज द डेड टिश्यू। On the contrary, animals are mobile, they need more energy, so they are made up of living tissues more. Dead tissues कौन से होंगे animals में? हम में dead tissues कौन से हैं? The bones. In cells. हमारे hair, हमारे nails, Ma'am, they are nails. dead tissues, right? Clear no? Now growth is restricted to a certain region. Have you ever observed that when a plant is growing, it is mostly growing at its tip, और इट ग्रोज इन इट्स गर्थ। गर्थ मींस चौड़ाई बढ़ रही है प्लांट की, है ना? लेकिन ऐसा थोड़ी प्लांट हर जगह से थोड़ी बढ़ रहा होता है, इक्वली हर जगह से नहीं बढ़ रहा होता। तो उसकी जो ग्रोथ है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज है उनके अंदर इट इज यूनिफॉर्म, मतलब जो सेल है अगर बड़े हो रहे हैं तो सब सेल साइज में बड़े हो रहे हैं, सब में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो सब जगह से यूनिफॉर्मली ग्रो करती है एनिमल टिश्यूज, लेकिन प्लांट टिश्यूज में इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन रीजन्स। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज सिंपल। सो इट्स वेरी सिंपल, लाइक आपको परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत बेसिक बेसिक सा डिवीजन है जो आप फ्लो डायग्राम से भी समझ सकते हो इजीली। लेकिन एनिमल टिश्यू में इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम में ही देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और ये सब दे आर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑल टुगेदर, इसीलिए दिस सिस्टम हेयर इज कॉम्प्लेक्स। नाउ प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, although they are only growing at specific regions, but they keep growing entire life. जैसे one shrub you have planted, आप उसको थोड़ा सा ट्रिम करो, वो हाँ फिर बढ़ जाएगा, फिर ट्रिम करो, फिर बढ़ जाएगा, फिर ट्रिम करो, फिर बढ़ जाएगा।
रिगार्डलेस ऑफ कितने इयर्स हो गए आपको उसको प्लांट किए हुए, आप बार बार उसे ट्रिम करोगे वो बार बार बढ़ जाएगा। तो वो थ्रू आउट इट्स लाइफ वो ग्रो करता रहता है। लेकिन हम लोग, डू वी रियली ग्रो एट द सेम रेट? हम छोटे होते हैं तो हम मम्मी के टमी से इतने से निकलते हैं, 1 मंथ में ही मम्मी के लैब जितने हो जाते हैं। 6 मंथ्स में हम और बड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी से। और 10 इयर्स में हम तो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन 14, 15, 18 इयर्स तक जो हम हाइट अटेन कर लेते हैं वही हमारी फिर हाइट आगे रहती है। थोड़ी ऐसा हम हर बार बड़े होते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मम्मा पापा कितने टॉल होते, मतलब फिर तो ओल्ड एज में लोग लंबे होते जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। जो 20 रफली 25 पे आपकी हाइट होती है, 20 to 25 पे, अगर उसमें चेंजेस आते भी हैं तो लीस्ट चेंजेस आते हैं। और एक्चुअली जो ग्रोथ का रेट है वो चेंज हो जाता है। पहले जब बेबी छोटा था तो बहुत ही फास्ट ग्रो हुई, इतनी ग्रो हुई कि महीने भर में आपको इतना सा छोटा सा बेबी इतना बड़ा दिखा। लेकिन उसके बाद 20 इयर्स के बाद अब आप हर साल मिलते हो तो उतने ही है कजन्स, है ना, उतने ही रहते हैं ना। तो जो ग्रोथ है वो आफ्टर लेवल ऑफ टाइम रुक जाती है। एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अटेनिंग सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी। गॉट इट और नॉट एवरीवन? बोलो मैम, रिया बच्चे। मैम आप एक बार सेकंड पॉइंट समझा सकते हो? वो आप लोग फ्रीज हो गए थे थोड़ा। प्लांट हर जगह से नहीं बढ़ता बेटा, यूनिफॉर्मली। अभी इस पे बात करेंगे डिटेल में कि प्लांट कहाँ कहाँ से लंबा होता है। कि ऐसा नहीं है कि प्लांट हर जगह से बढ़े ही जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। उसके भी एक वो है, स्पेसिफिक रीजंस है उसने कहाँ ग्रो करना है। लेकिन एनिमल टिश्यूज में अगर एक सेल ग्रो कर रहा है, सारे सेल यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, सब यूनिफॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। चलो अब ये डायग्राम्स में डिफरेंस दिखा रखा है, ये कुछ प्लांट टिश्यूज दिखा रखे हैं, ये कुछ एनिमल टिश्यूज दिखा रखे हैं। इनके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब ये डायग्राम रिलेटेबल लगेगा। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं अब प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को अब आप लोग क्या करोगे, एक जिस पेज पे अभी आप हो इसके नेक्स्ट पेज पे प्लांट पे फ्लो डायग्राम लिख दो, या माइंड मैप भी लिख सकते हो जो अब आप क्रिएट कर रहे हो। ऊपर प्लांट टिश्यू हेडिंग लिखकर छोटा छोटा लिखना, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि ये टेबल नीचे अभी एक्सपैंड होगा काफी। प्लांट टिश्यू और नीचे दो इसमें से एरोहेड्स निकाल दो। वन इज दिस सिंपल, नॉट दिस सिंपल, अभी अभी के लिए मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक एंड मेरी, MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहां आप लिखेंगे परमानेंट। परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। अभी इस पेज को जल्दी नहीं है कि आज ही पूरा करना है, इसे आराम से समझ समझ के पूरा करेंगे। अब चलो वापस दूसरे पेज पे आ जाओ, मैं बताती जाऊंगी जब जब आपको इस पेज पे वापस आना है। ठीक है। तो अभी एक बार प्लांट टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो उनका एक फंक्शन क्या हो गया। अब आप फंक्शंस लिख रहे हो तो ये उस पेज पे जहां थ्योरी के नोट्स ले रहे हो। फंक्शंस क्या है प्लांट टिश्यू के, जो आप लिख रहे हो। प्लांट टिश्यू फंक्शंस में पहला इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल लीव्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ग्रोथ।
अब ये सब क्या है? अब प्लांट टिश्यूज अलग अलग तरीके के फंक्शंस कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं प्लांट को। जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने एक ट्री देखा है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है लेकिन वो टूट के गिरता नहीं है। स्ट्रेंथ है ना उसके बाक में, उसके ट्रंक में। वो स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? एक स्पेसिफिक प्लांट टिश्यू। कौन सा? अभी उसकी बात करेंगे। इलास्टिसिटी क्या है? कोकोनट ट्री, क्योंकि उसने रहना ही विंडी एरियाज में, इसीलिए वो खुद को बेंड कर लेता है ना, ताकि वो ब्रेक ऑफ नहीं हो जाए। तो उनमें वो इलास्टिसिटी है कि नहीं बच्चे? तो वो इलास्टिसिटी किसकी वजह से? एक अलग तरीके के प्लांट टिश्यू की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सामान इधर से उधर, वाटर और मिनरल साथ में फूड, वो ट्रैवल करना इधर से उधर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए एक अलग टिश्यू है। ग्रोथ, प्लांट ने ग्रो करना है। अब हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रीजन्स पे लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहना है उसने, तो उस ग्रोथ के लिए अलग टिश्यूज है। देन फोटोसिंथेटिक, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस, इन सब इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस के लिए अलग तरीके के टिश्यूज हैं। तो ये सब अलग अलग टिश्यूज जो है प्लांट के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? अब हम प्लांट, ये जो हमने पढ़ा, ये सारे फंक्शंस नोट कर लिए? Yes, ma'am. सबने लिख लिए? नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। सानवी लिख लिए बेटा ये? सानवी, योर कैमरा इज ऑफ बेटा। Ma'am, I had to go to the bathroom. अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। Put it down. ओके, मूविंग फर्दर। अब हमने प्लांट टिश्यूज की डिफरेंट फंक्शंस नोट कर लिए। नाउ वी नीड टू स्टडी मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। जहां पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, आप समझ लेंगे कि वो डिवाइडिंग टिश्यूज है। डिवाइडिंग टिश्यूज है मींस वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। एक बनता है, थोड़ा सा ग्रो करता है, और उसके बाद ब्रेक इनटू टू। फिर ये दोनों थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे और ब्रेक होकर टूट जाएंगे। तो एवरी टाइम अ टिश्यू, अ सेल विच इज ग्रोइंग अ लिटिल एंड डिवाइडिंग, ग्रोइंग अ लिटिल एंड डिवाइडिंग, ग्रोइंग अ लिटिल एंड डिवाइडिंग, बहुत रैपिडली ये काम कर रहे हैं, उन्हें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हो। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? नेक्स्ट आर परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज वो जो ग्रो किए, बड़े हुए, और उन्होंने अपनी बस स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। दैट्स इट, नाउ दे वोंट डिवाइड। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर ली है फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस। तो परमानेंट टिश्यूज आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। अभी लिखो मत, रुको, आएगा सब कुछ, सिर्फ समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहां भी वर्ड दिखेगा, मतलब वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है, डिवाइड होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता सेल साइज, थोड़ा सा बड़ा हुआ डिवाइड हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ डिवाइड हो गया। तो बहुत रैपिडली डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है इनफैक्ट। ठीक है बच्चे? अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखो अभी आगे। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, इसके आगे आपको अभी फर्दर इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं दी है। तो मैं बताती हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये तो पार्ट पहले कॉम्प्लिकेटेड है, ये अभी नहीं बताना है। बनेगा आपका भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा, बस हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के साथ बनेगा। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो कितने टाइप के होते हैं? एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक मेरिस्टेम, एक होता है लैटरल मेरिस्टेम, मुझे इससे पहले ना एक डिवीजन कराना चाहिए था आप लोगों को, एक बीच में ब्रांच मिस हो गई, क्योंकि पहला डिवीजन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी में दो हैं। देखो, इसे दो में डिवाइड करो, वन इज प्राइमरी मेरिस्टेम, अनदर इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर इज एपिकल मेरिस्टेम। थैंक यू। Ma'am, should we write it down? अभी रुको, अभी पहले समझाने दो।
और लैटरल मेरिस्टेम। एंड नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम इज इंटरकैलरी। अब देखो बेटा क्या है ये। एपिकल वर्ड, एपिक्स मींस टिप। तो प्लांट अपने टिप्स पे बढ़ता है। आप थोड़े दिन में इसे ट्रिम कर दो यहाँ से, थोड़े दिन में फिर देखोगे वहां से टिप ऊपर ग्रो करके, है ना। तो प्लांट अपने टिप से बड़ा होता है, यहाँ से ये टिप्स से बड़ा हो रहा होता है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एपेक्स से ग्रो करना। तो अब जो टिप से बड़ा होगा अपनी, उससे क्या इंक्रीज हो रही है, प्लांट की लेंथ। प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो दिस इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट। इससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। अब एपिकल मेरिस्टेम ये कहीं पे भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये शूट में भी हो सकता है, शूट में मतलब स्टेम में। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसे रैम और सैम ऐसे करके भी याद कर सकते हो। रूट एपिकल मेरिस्टेम इज रूट की टिप्स बड़ी हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम इज शूट स्टेम की जो एपेक्स है वो बड़ी हो रही है। लेकिन कुछ भी एपेक्स से जब भी लंबा होगा, बड़ा होगा, तो एक्चुअली प्लांट की लेंथ बढ़ रही है। गेटिंग इट और नॉट? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो जब प्लांट को लेंथ में बढ़ना है, जब प्लांट हुआ है अभी अभी नया सैपलिंग से निकला है, तो सबसे पहले तो उसे लेंथ में ही बढ़ना है ना। तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन है ना, सबसे पहले प्लांट को लेंथ में लंबा होना है, प्राइमरी फंक्शन है। इसीलिए इट्स अ प्राइमरी मेरिस्टेम। गॉट इट और नॉट? Why is apical meristem called as a primary meristem? क्योंकि पहला टास्क इस प्लांट को लेंथ में लंबा होना है, तो दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम। अंडरस्टूड? अनदर काइंड ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, किसी ने भी आप में से गन्ने का खेत देखा है कभी? हम गन्ने देखे हैं कभी? गन्ने, शुगर के गन्ने कैसे बड़े होते हैं, देखो। ये रहा एक शुगर केन, और ये रहा एक बेबी शुगर केन। इन दोनों में फर्क क्या होगा? ये जो शुगर केन होती है उसके यहाँ पे इस तरीके से कुछ हेयर लाइक, रूट लाइक होता है ना, यस मैम। है ना, प्रॉप रूट्स। हाँ तो वो इस तरीके से दिखेंगे आपको। लेकिन जब आप एक फुली ग्रोन शुगर केन देखोगे, तो आपको ये जो पार्ट है ये थोड़ा मूव अपार्ट हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है थोड़ा और मूव अपार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा और। क्या नजर आया इसमें हमें? हमें नजर ये आया कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो ग्रो कर गया है। ये जो गैप है, ये गैप इंक्रीज हो गया है। गॉट इट और नॉट बच्चे? यस मैम। तो एक्चुअली अभी और शुगर केन बड़ा होगा तो यही गैप और लंबा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? यस तो मैम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है? ये सब में नहीं होता, सब प्लांट्स में नहीं होता, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है ये। तो ये जो दो नोड्स हैं, नोडल रीजन्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस इंक्रीज कर रहा होता है। तो जब ये डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, क्या ये प्लांट की फिर से लेंथ नहीं बढ़ा रहा? बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ाने वाला फंक्शन इज प्राइमरी फंक्शन, इसीलिए दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक्चुअली जो न्यूली बॉर्न सेल है उनसे बन रहे होते हैं ये मेरिस्टम्स। तो प्राइमरी मेरिस्टेम अभी जो सेल डिवाइड हुए उनसे, सेकेंडरी उनकी फर्दर डिविजन से। अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है? अब बेबी लंबा तो हो गया जब वो बॉर्न हुआ, अब वो थोड़ा मोटा भी तो होगा, ऐसा बिल्कुल थिन तो नहीं रह जाएगा। अब सेकेंडरी फंक्शन इज उसकी गर्थ बढ़ेगी।
तो जैसे आप देखो, आपने तो एक मैंगो ट्री लगाया, तो जैसा आपने लगाया, क्या बचपन से उसका ट्रिंक ट्रंक कितना बड़ा था? ऐसे नहीं कर सको, क्या इतना बड़ा ट्रंक था जब आपने एक मैंगो ट्री लगाया तो? तब तो वो एक बेबी प्लांट था, छोटा सा टेंडर सा। लेकिन विद एवरी ईयर पासिंग उसकी गर्थ इंक्रीज होती जाती है। धीरे 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 फाइनली वो इतना बिग हो जाता है कि आप उसको हग भी नहीं कर सकते हो, इतना बिग हो जाता है वो। तो एवरी ईयर उसकी गर्थ इंक्रीज हो रही है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। दिस इज लैट दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मैंने समझा दिया आपको, वो ये होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज जो कि गर्थ इंक्रीज करता है। राइट एवरीवन? मैं एक बार नेम्स चेक कर लूं। पूरे 1 ईयर बात करा रही हूँ, कहीं मैं इधर उधर नाम मिक्स नहीं कर दूं। रुको देखो। मैम बट हमें तो बताया है एनसीईआरटी रुको से मैम पढ़ा थी रुको कि रुको रुको, अभी रुको अभी रुको। हो सकता है मैं नाम में मिक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम बात करा रही हूँ ना अभी। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम में आपको बहुत सारे टाइप ऑफ नहीं पढ़ने, इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ने। प्रो मेरिस्टेम आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और जो पोजीशन है उसके हिसाब से एपिकल मेरिस्टेम की बहुत सारी थ्योरीज है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, अलग अलग सी हिस्टोजन सेल थ्योरी है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा बेड उस बेड पर यस, आई एम मिंगल्ड थिंग्स अप, राइट। देखो यहाँ पर लैटरल मेरिस्टेम मुझे इधर लिखना था, ये दिस इज लैटरल मेरिस्टेम। और सेकेंडरी होता है ये, और यहाँ पर आ रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो इंटरनोड्स में, नोड्स के बीच में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो एक बार दोबारा से समझे। हमने सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, वन टाइप ऑफ टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके दो पार्ट्स पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने पढ़े एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिनमें दोनों में लेंथ इंक्रीज हो रहा है। प्राइमरी फंक्शन है, पहले लेंथ इंक्रीज होता है। देन इज सेकेंडरी, जो कि लेटरल मेरिस्टेम है, जिसकी वजह से रिंग्स ऑफ अ ट्री बढ़ रहे हैं या फिर गर्थ ऑफ अ ट्री इंक्रीज होता है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसी को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करा दूंगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस से थोड़ा ऊंचा है। राइट, ओके। तो अभी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम आप चाहें तो ओरिजिन के हिसाब से पढ़ सकते हैं, पोजीशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, या प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से। इन सब के हिसाब से आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर आप देखें, तो प्रो मेरिस्टेम या प्रीमोडियल पेरिस्टेम कौन से सेल्स होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स of a growing organ such as the tip of the stem and the root. It is the early embryonic meristem that give rise to the other advanced meristem. It further divides and further produces primary meristem. तो सबसे पहले जो आपने कॉटिलिडन्स के बीच में हिडन एम्ब्रियो था, है ना, एम्ब्रियो था ना, या छोटा सा कॉटिलिडन्स के बीच में, ये इसमें से रेडिकल और प्लूम्यून निकले। तो जो सबसे पहले पेरिस्टेम बने, ये बने यही वाले पहले प्रो मेरिस्टेम। ये प्रो मेरिस्टेम ही आगे बनाएंगे प्राइमरी मेरिस्टेम्स। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आए? तो मैम सबसे पहले जब सेल में डिवीजन स्टार्ट हुआ और एम्ब्रियो ने बेबी प्लांट की तरह ग्रो किया, तो सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म्ड इज प्रो मेरिस्टेम। इसी प्रो मेरिस्टेम की डिवीजन के हिसाब से बाद ही बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। It is मैम derived from promeristem and is found below promeristem at shoot and root apices. These cells divide to produce permanent tissues. अब प्राइमरी मेरिस्टेम कौन से होते हैं? जो कि जस्ट टिप के नीचे, यहाँ पर ये जो टिप है, ये प्रो मेरिस्टेम की है, ये टिप रूट की प्रो मेरिस्टेम की है। इनके नीचे प्रेजेंट आर प्राइमरी मेरिस्टेम,
प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम्स फर्दर डिवाइड करते हैं बनाने के लिए परमानेंट टिश्यूज, जो कि एक्चुअली बल्क ऑफ द प्लांट बनाता है। 1 मिनट रिया, मुझे कंप्लीट करने दो, फिर बोलना आप, ओके। Next is secondary meristem. It is derived from primary permanent tissues that possesses the capacity to divide. अब ये जो परमानेंट टिश्यूज यहाँ बन रहे हैं ना, इसमें जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज है जो अभी अभी बने हैं, जिनमें अभी भी कैपेबिलिटी टू डिवाइड है, उनके फर्दर डिवीजन से बनेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि प्लांट की गर्थ इंक्रीज करेगा। इतनी कहानी आई समझ में कि नहीं आई? प्रो मेरिस्टेम, सबसे पहले रूट और शूट टिप जब निकलती है प्लांट में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तब बनते हैं प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम के पीछे उनके डिवीजन से बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी से सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं बनते, प्राइमरी से बनते हैं परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स जिनमें अभी भी कुछ डिवीजन बाकी है, मतलब अभी भी वो डिवाइड कर सकते हैं, अब वो डिवाइड करेंगे तो बनेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि प्लांट की विड्थ इंक्रीज करेंगे। आ गई ये तीनों बातें समझ में? ठीक है। अब इनकी पोजीशनिंग देख लो, डायग्राम में जरूर आएगा, लेबल करना है एग्जाम में। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे प्रेजेंट है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसी जगहों पे प्रेजेंट है जिन्हें नोडल एरियाज बोलते हैं, जहां पर लीफ टू लीफ में गैप है। देखो, ये एक वो है पिटियोल है जहां से लीफ अटैच होती है स्टेम से, और इनके इनके नोड्स पर प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इनके विड्थ को इंक्रीज करने के लिए, इनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। और लैटरल मेरिस्टेम ये रहा, जो कि इस तरीके से प्लांट में उसकी गर्थ इंक्रीज करते जाएंगे। राइट, ये एक्चुअली सर्कुलर रिंग जैसा समझ लो ना आप इसे, क्योंकि आप इसे सामने वाले व्यू से देख रहे हो तो दे आर ड्रॉन एज टू लाइंस। गॉट इट और नॉट? समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes, ma'am. क्लियर है ना? Yes. ओके, मूविंग अहेड। अच्छा अभी बोलो रिया, क्या कहना चाहते मैम हो आप? प्लांट्स में भी एम्ब्रियो होता है। हाँ, तो वो जो छोटू सा, कभी राजमा चना कभी सोख करके देखा है? हम्म। देखा है, उसके बीच में छोटा सा एक ऐसे लगता है जैसे छोटा सा दाना, जैसे जब आप सोक्ड बादाम खाते हो तो उसकी जो टिप होती है, जो ऐसे हाथ से तोड़ो तो अलग से हाथ में आ जाती है, वो जो टिप होती है उसकी, वो एक्चुअली उसका एम्ब्रियो ही तो है। देखो दिखाती हूँ, रुको। मैम मुझे लगा सिर्फ ह्यूमंस में होता है। बेटा एक्चुअली एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, जो कि एक वो है, वो ऐसी स्टेट है जो कि अब बस न्यू बेबी बन जाएगा। देखो दिखाती हूँ, एक्चुअल पिक्चर में दिखाऊं या डायग्राम्स में? एक्चुअल पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो बच्चे, ये जो है छोटा सा, ये तो स्प्राउट हो गया है, सीड, बीन सीड है ना, क्योंकि इसमें से रेडिकल निकल आया है बाहर। ये अंदर ही सिर्फ हिडन होता है छोटा सा, सीड के अंदर ही, तो दैट इज एम्ब्रियो। गॉट इट और नॉट बच्चे? Yes. समझ में आई? ओके, अभी आगे चले। अब ये मैं सब थियोरीज नहीं पढ़ा रही हूँ, एपिकल सेल थ्योरी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ये सब नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको। इट इज फाउंड एट द एपिसेस और टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट एंड ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ। तो ये यहाँ यहाँ से ये डिवाइड हो रहे होते हैं टिप से। देखो ये दिखा रखा है, ये है प्रो मेरिस्टेम जो शुरू में बना, उसके अंदर लेयर्स क्रिएट होती हैं जो कि बनाती हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की, और फिर परमानेंट टिश्यू होता है बीच में। तो एक्चुअली ये यहाँ से इसकी लेंथ, इसकी टिप इंक्रीज हो रही है लेंथ इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है बच्चे? It includes pro-meristem as well as primary meristem. Many theories have been proposed to explain the activity of apical meristem, but आपकी बुक में कहीं पे भी नाम है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी या
एपिकल सेल थ्योरी देखो, एनसीईआरटी चेक करो। तो मैम, नहीं है ना, तो ये थियरी नहीं है आपके सिलेबस में। ओके। मैम हम इसमें बस एक लाइन में फंक्शन बता रखा है। क्या? अच्छा, फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम कि यस बस मैम, लेंथ इंक्रीज करना। हम्म। चले अभी आगे, नेक्स्ट देखे थियरी आई एम ऑल स्किपिंग। Intercalary meristem. The meristematic tissue is found between the regions of permanent tissues. ये permanent tissue के बीच में exist करते हैं. It is considered as a part of primary meristem that has detached owing to the formation of intermediate permanent tissue. But like they are actually not completely permanent but intermediate ones. अभी वो permanent बन रहे हैं. It is located either at the base of a leaf, example pinus, or at the base of internodes such as grasses. या तो वो इंटरनोड्स के बेसिस पर होंगे या फिर वो लीव्स के बेसिस पर होंगे। जैसे जहां से लीव्स अटैच्ड है, जैसे जहां से लीव्स अटैच है तो उन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और या फिर जहां से, तो ये निडल लाइक लीव्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो, और या फिर जैसे ग्रासेस हैं तो उनके इंटरनोड्स पे, जैसे कि हमने शुगर केन में बात की। राइट एवरीवन? Intercalary meristematic cells have the capacity of dividing that permits rapid growth. इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ आ सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल है ना। एंड रीग्रोथ ऑफ मेनी मोनोकॉट्स, और रीग्रोथ ऑफ मोनोकॉट्स मतलब आप मोनोकॉट को काटो वो दोबारा उग जाएगा, काटो वो दोबारा उग जाएगा। मोनोकॉट कौन से प्लांट्स? जिनमें एक कॉटिलेडन होता है। किस किस में होता है एक कॉटिलेडन, बताओ? सिंगल कॉटिलेडन। अच्छा, दो कॉटिलेडन किस में होते हैं? कॉटिलेडन क्या होता है, यही याद है क्या? तो जब आप राजमा, बीन्स, चना, इन सबको सोक करते हो, तो आप देखते हो सोक करने के बाद उनका सीड कोट उतर के वो दो में स्प्लिट हो जाते हैं। कभी नहीं देखा? राजमा तो खाते खाते भी स्प्लिट हो जाता है। नहीं? अभी जाओ किचन में सब लोग, आज क्लास के बाद जाकर उसे सोक करना। कुछ टू राजमा के बीन्स, कुछ चने, कुछ चिकपीस, सब उठा लेना और कॉटन की एक लेयर के बीच में उन्हें हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके छोड़ देना। सुबह उठोगे, उनका उन्हें पील ऑफ करोगे, उनका सीड कोट उतारोगे, सबसे पहले तो केयरफुली उन्हें अलग करके कॉटिलेडन्स को, बीच में एम्ब्रियो ढूंढोगे और मुझे एम्ब्रियो की फोटो शेयर करना। अब वो जो दो छोटे छोटे पार्ट्स अलग होते हैं ना राजमा के, चने के, वो जो दो पार्ट स्प्लिट हो रहे हैं वो कॉटिलेडन्स हैं, वो लंच बॉक्स होते हैं प्लांट का, वो स्टोर्ड फूड होते हैं प्लांट का। अब आप देखो आपके किचन के कंटेनर में ब्लैक ग्राम के सीड्स पड़े रहते हैं कई महीनों तक, पीछे से स्टोर से आ रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने में आप उसे अगर जर्मिनेट नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंटेनर में स्टोर्ड है। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसे ही आपने उन्हें सॉइल दे दी, मॉइस्चर दे दिया, सनलाइट दे दिया, वैसे ही वो स्प्राउट हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? आर्या, किधर डिस्ट्रैक्टेड हो? इधर उधर विंडोज पे नहीं जाना, इधर फोकस। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ब्रिंग योर सेल्फ बैक। ठीक है? तो मैम, तो जो मोनोकॉट्स हैं वो कौन से प्लांट है जिनमें दो कॉटिलेडन निकलेंगे जो स्प्लिट अपार्ट हो जाएंगे? उन्हें तो आप कहेंगे डाइकॉट्स, डाइकॉट प्लांट्स। तो ब्लैक ग्राम, चिकपी और किडनी बीन्स, बाकी दूसरे फ्रांस बीन्स, सारे ये जो बीन्स हैं या लेग्यूम्स हैं, ये सब डाइकॉट्स हुए। मोनोकॉट कौन से हुए? कोई सोचो घर के कंटेनर में ऐसा कुछ सीड पड़ा हो जिसे सोक करने पे वो बीच में से टू हाफ्स में स्प्लिट नहीं हो जाता। स्प्राउट्स। पल्सेस तो सारे लेग्यूम्स है बेटा, सब डाइकॉट होते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स, बादाम का। बादाम स्प्लिट नहीं होता? पील करके देखो उसको, रात को सोख करके, वो स्प्लिट नहीं हो जाता तो में? तो वो भी तो एक डाइकॉट हुआ। राइस का ग्रेन कभी स्प्लिट होता है बीच में से?
नहीं होता, वो एक मोनोकॉट है। और गेहूं, किसी के घर में गेहूं आती है बिना पिसे? यस मैम, हम एक लोग तो हर बार एक घर तो पे। एक तो आप उसे लेकर आते हो फ्लोर मिल से, जहां वो फ्लोर बना हुआ होता है, आटा पिसा हुआ होता है। और एक आती है गेहूं आती है, जिसे कुछ लोग तो ऐसा धो के खुद से साफ करके फिर पिसवाते हैं। तो वो जो गेहूं आती है उसे सोख करके देखो, वो कभी भी स्प्लिट ओपन नहीं होगी। व्हीट इज ऑल्सो अ मोनोकॉट। मैम लेकिन ऐसे तोड़ेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। नहीं होगी, करके देखना। है ना घर में गेहूं? हम्म। आज रात को जब चने और राजमा भिगोएगी, तो उसमें थोड़े से गेहूं के दाने भी डाल लेना। ठीक है? सब दो तीन बादाम डाल देना उसमें, काजू डाल देना। म्यूजिक क्यों आते हैं? काजू तो सोक करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही स्प्लिट हो जाता है वो तो, है ना? तो ये अलग अलग सीड्स के साथ एक एक दो दो ट्राई करना, कहीं ऐसे नहीं मम्मी के कंटेनर्स खराब कर रहे हो और मार पड़ेगी तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर। पर एक एक दो दो दाने लेके, जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, उसमें मूंग साबुत दाल, जो होल वो होती है, फुल फुल राउंड बॉल होती है ना, वो होल ग्राम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मुझे मूंग दाल का नाम ही इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। एक तो होती है जो पील्ड होती है, स्किन्ड होती है, और स्प्लिट होती है। स्प्लिट नहीं कह रही हूँ मैं, जो होल ग्रीन बॉल होती है छोटी सी, वो दैट इज। जिसको छिलके वाली मूंग दाल बोलते वो छिलके वाली तो उसका स्प्लिट होता है। वो जो बॉल होती है उसे मूंग साबत बोलते हैं, छिलके वाली तो उसका स्प्लिट हाफ होता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। रुको, मैं उसका नाम देख के हैं। बताती मैम इतनी सारी दालें हैं, हूँ। नाम हाँ, याद एक, नहीं। अरे दालों की ही अलग अलग फॉर्म्स है मोस्टली तो। मैम मूंग दाल समझ आ रहा है। मैम आप लोग बार बार में फ्रीज हो रहे हो मेरी स्क्रीन पे। हम फ्रीज हो रहे हैं? यस मैम। उसे होल ग्रीन ग्रीन दाल बोलते हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इमेज दिखाती हूँ क्या कह रही हूँ। जो रिया कह रही है छिलके वाली, इट्स दिस वन स्प्लिट। मैं इसकी बात कर रही हूँ मूंग बीन की, जो होल ग्रीन मूंग बीन होती है वो। और ये इसी को ही एक्चुअली इसी को ही पहले पील ऑफ करके फिर स्प्लिट किया है तो ये बना है। इसे डायरेक्टली स्प्लिट किया है तो ये बना है। बट ये बना इसी से ही है, होल ग्रीन मूंग दाल से। तो ये मैम भी स्प्लिट करके देखना दो तीन, ये भी सोक करके देखना। इतने छोटे छोटे दाने हैं, पहले उनको छीला फिर उनको स्प्लिट करा। मशीन है बेटा आजकल सब चीज की, ऐसा हाथ से थोड़ी छीला। मैम मशीन्स ने भी मेहनत तो करी होगी। चले अभी आगे चले। तो हमने मोनोकॉट कौन से समझे? मोनोकॉट मेनली होती है ग्रासेस, राइट? मोनोकॉट हुआ वीट। लिख लो, नोट कर लो ताकि भूलो नहीं। क्या बताया मैंने अभी? मोनो वीट हुआ, मी वीट हुआ। ग्रासेस, मोनो जो फील्ड में ग्रासेस लगी होती है ना, वो ग्रासेस भी मोनोकॉट है। राइस भी मोनोकॉट है। और क्या बताया था, शुगर केन भी मोनोकॉट है। ये सब मोनोकॉट्स है। इनकी सीड्स को अगर आप सोक करो तो दे वोंट स्प्लिट इनटू हाफ। और मोनोकॉट्स में रीग्रोथ को शेयर करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। गॉट इट और नॉट एवरीवन? आ गई बात समझ में? तो अगर मोनोकॉट्स रीग्रो करते ही जा रहे हैं, घास है, फिर काटी फिर बढ़ गई, फिर काटी फिर बढ़ गई, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले अभी आगे। नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टेम। This meristem is arranged parallel to the sides of origin and normally divides periclinically or radially and produces secondary permanent tissues. This meristem helps in increasing the thickness of a plant and its part. तो एक्चुअली ये रेडियली ग्रो करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं तो यूज द वर्ड
radially instead of periclinically. So say they radially grow means they increase in circles like this. So वो सर्कल्स में जैसे रेडियस के अकॉर्डिंगली वैसे ग्रो करते जाएंगे एंड दे गो पैरेलल टू द आउटर सरफेस, जिससे कि वो आउटर सरफेस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे कि गर्थ इंक्रीज हो रही होगी या फिर प्लांट की विड्थ इंक्रीज हो रही होगी। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. अच्छा, अब इनके अलग अलग फंक्शंस भी हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर एक बार समझ लो, क्योंकि ये वर्ड जब आगे आएंगे प्रोकैम्बियम, ग्राउंड टिश्यूज, तो फिर ये कंफ्यूज करते हैं। तो प्रोटोडर्म मेरिस्टेम कौन सा होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द रीजन दैट इज ग्रोइंग, अभी भी ग्रो कर रहा है, ये उसका आउटर मोस्ट पोर्शन है। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इससे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्रिएट होता है। मतलब एपिडर्मिस, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। प्लांट की भी जो आप टच कर सकते हो सरफेस, वो उसका एपिडर्मिस है, बाहर है। तो ये वो प्रोटोडर्म वो लेयर है जो कि आगे अपने बाहर एपिकल मेरिस्टेम एपिडर्मिस बना देगी, मतलब आउटर मोस्ट लेयर बना देगी। समझ में आया इसका फंक्शन क्या है प्रोटोडर्म मेरिस्टेम का? नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो इलोंगेटेड प्रोसैंकाइमेटस, छोड़ दो वर्ड, सेल्स प्रोड्यूसिंग द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये वो मेरिस्टेम है जो कि रिप्रोड्यूस करके या मल्टीप्लाई करके आपके कंडक्टिंग टिश्यूज बना रहा होता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। अंदर वो भी डिवाइड होकर बन रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, तो वो सिस्टम भी तो बड़ा होगा ना, तो वो प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम बना रहा होता है। देन ग्राउंड मेरिस्टेम क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज थिक वॉल्ड सेल दैट गिव राइज टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स एंड पिथ। तो हाइपोडर्मिक्स, कोर्टेक्स और पिथ क्या होता है? जैसे आप प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर हो गई और बीच में कंडक्टिंग टिश्यूज हो गए, जो पोर्शन बीच में है जिसे आप प्लांट का बल्क पार्ट कह सकते हो, वो होता है ग्राउंड मेरिस्टेम। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपने एक प्लांट है, प्लांट को इमेजिन कर लो एक क्यूकम्बर, और आपने उसे ऐसे कट कर दिया, तो उसका ऊपर से सर्कुलर फेस दिखेगा ना ऐसा। ये एक क्यूकम्बर है, प्लांट है, इसे ऐसे कट किया और अब ऐसे कट करके ऐसे देखा, तो एक सर्कल दिखेगा ना ऐसे Yes, वहां से। तो उसकी फोटो कैसी है? बाहर तो होंगे सबसे पहले तो एपिकल मेरिस्ट है, जिसपे रूट हेयर या फिर स्टोमेटल पोर्स होंगे, राइट? इस तरीके से इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं हाँ। वस्कुलर टिश्यूज। इसके बीच में जो सर्कल प्रेजेंट है इसे कहते हैं पिट। यहाँ पर दिस इज पिट एंड ऑल दिस इज कॉर्टेक्स, ये दिस इज कॉर्टेक्स। तो ये जो पिट और कॉर्टेक्स टुगेदर है ना, इसे कहते हैं प्लांट का ग्राउंड टिश्यू। ये एक्चुअली प्लांट का बल्क है, मैक्सिमम पार्ट है प्लांट का, जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। गॉट इट और नॉट बेटा? समझ में आया पिट और कॉर्टेक्स वर्ड कहाँ से आए? हाइपोडर्मिस क्या है? ऐसी लेयर विच इज एक्चुअली डिवाइडिंग बोथ। तो यहाँ पे जो लेयर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, अभी उस पे मत जाओ, अभी पिट और कॉर्टेक्स ही समझ लो, वो भी बहुत है तुम्हारे सिलेबस के लिए। Okay. तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है, ये पिट और कॉर्टेक्स एक्चुअली जो प्लांट का बल्क बना रहे हैं, ये वो है। तो अब मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? एपिक्स, उस पे प्रोटोडर्म भी हो सकते हैं, जो कि ग्रोइंग रीजन है, जिसके बाहर सिर्फ अब एपिडर्मिस है जो कि रेगुलरली प्लांट को ग्रो करा रहा है। देन इज प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम है जिसके अंदर ये वस्कुलर टिश्यूज जनरेट हो रहे हैं, और ग्राउंड मेरिस्टेम है जिससे कि प्लांट का बल्क क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. चलो अभी के लिए, आज के लिए हमने क्या किया फिनिश? हमने सिर्फ मेरिस्टेम टिश्यूज को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। मेरिस्टेम टिश्यूज के पार्ट्स प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के फर्दर प्राइमरी और इंटरकैलरी, Apical और intercalary. एपिकल और इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में पढ़ा हमने लैटरल मेरिस्टेम। Lateral. ठीक है,
और इन्हीं की डिटेल्स और इन्हीं के ही बारे में हम लोगों ने आज पढ़ाई कर ली। अभी ये सब छोड़ दो, ये नहीं है आपके सिलेबस में, मास मेरिस्टेम रिप ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे परमानेंट इश्यूज। Okay, ठीक ma'am. है बच्चे, अपनी बुक से, अपनी लखमीर सिंह बुक से जो आपके पास है, वहां से इसे